रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी एज यूजुअल हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं उसी पे बात हो रही है। तो कुछ मैंने अपडेट्स हैं जी जो नोट किए हैं वो आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, फिर साइड बाय साइड आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी साथ हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। जी जनाब, पहला अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। जी सबसे पहला जी जी ये पहले मैं टाइपिंग कर रहा हूँ जी मटेरियल की, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर आपसे शेयर कर देता हूँ जी। ये सबसे पहले है कि एफपीआर जी ये एक मैसिव क्रैकडाउन है कि जी अगेंस्ट पेट्रोल पंप्स जो इलीगल पेट्रोल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बेच रहे हैं। ऑन दी रिक्वेस्ट होती जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे वो ये कर रहे हैं। जी जनाब, ये पहली इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जी। मीनवाइल एक क्वेश्चन आ गया जी, मोहम्मद तौसीफ सदीकी कह रहे हैं जी, इज पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज ए विद होल्डिंग टैक्स नेचर आल्सो। देखिए इसमें मोहम्मद तौसीफ साहब बात ये हो रही है कि इसके अंदर उन्होंने विद होल्डिंग की प्रोविजंस अलग रखी हुई हैं जैसे इनकम टैक्स के अंदर है। तो जहां वो अप्लाई होता होगा वहां विद होल्डिंग टैक्स भी काट के ही दूसरे को पेमेंट दी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, दोनों लॉज है इसके अंदर। जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाला है वो भी पे करता है और जो रिसीव करता है वो भी दूसरे का काट के आपको जो है वो टैक्स आपको पे करेगा। जी जनाब, तो तौसीफ साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट जी फौरन फयाज अहमद साहब हमारे साथ है, वो कह रहे हैं सर कैन आई अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न 2020 ऑनलाइन। देखिए फयाज अहमद साहब, बात यह है कि उन्होंने आपको 31 दिसंबर आपको पता है लास्ट डेट थी, और अब आज आपके सामने 11 जनवरी है। अब अप्लाई तो अगर वो पोर्टल खुला हुआ है और आपको परमिशन देते हैं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की पावर फिर उनके पास होगी क्योंकि आपको एप्लीकेशन विद इन ड्यू डेट देनी थी। तो देख लें, आप कर लें, लेकिन उसको अगर वो परमिशन आपको देते हैं ऑनलाइन करने की। तो फयाज अहमद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मोहम्मद तौसीफ सदीकी साहब ने ओके कर दिया जी। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। जी जनाब, ये इधर मैंने शेयर कर दिया, मैं दूसरी तरफ भी शेयर कर देता हूँ जी। जी फिर उन्होंने भी ओके कर दिया जी। जी एक टैक्स रिफॉर्म ऑनगोइंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी रिव्यू करने के लिए जो है वो एक कमेटी बनाई है जी। उन्होंने खुद भी किया और ज़ाहरी बात है वो उसको फिजिकल ईयर में के रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, प्रोग्रेस क्या हो रही है, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे आपके साथ शेयर किया जा रहा है जी। नेक्स्ट मैं देखता हूँ जी, नेक्स्ट जो अपडेट है।
जी ये नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके सामने। जी पाकिस्तान कस्टम ने कहा है कि जी अगर 1 मिलियन से ज़्यादा के ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होंगे तो पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होएगी, वो मैनुअल वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट इसमें ख़त्म कर दिया है जी। जी जनाब नेक्स्ट मैं इधर शेयर भी कर दूँ। जी ये जी आपके सामने जो 1 मिलियन से ज़्यादा की पेमेंट है, ऑब्वियसली उसका मटेरियल आपके सामने है। जी मैं आगे चलता हूँ जी। जी कस्टम, मैं दोनों तरफ जी पहले मटेरियल पेस्ट आप लोगों को कर दूं। ये बेसिकली जी जो बात हो रही है वो कस्टम वैल्यूशन इशूड किया अगवान ओरिजिन गुड्स अगर जो उनके बॉर्डर के थ्रू आएंगी उसका कोटा और पेशावर कलेक्ट्रेट्स जो हैं उनकी रिकमेंडेशन रिसीव हुई है कि इसकी वैल्यूशन जो है उसकी लिस्ट पूरी इसके अंदर अवेलेबल है जी। आप उसको इसके जो उन्होंने दिए हैं उसको चेक कर सकते हैं। जी जनाब नेक्स्ट में जा रहा हूँ जी आगे। 5 नंबर टैक्सेस का अपडेट है जी। जी 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है जी फॉर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फेलियर। पहले तो पेनल्टी और उसको फाइन और पेनल्टीज हैं, उसके बाद अगर वो तब भी नहीं करवाते तो एटलीस्ट मिनिमम जो प्रोसिक्यूशन है वो 3 ईयर्स की है जी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने की। जी मैं इधर भी आप लोगों को पेस्ट कर देता हूँ जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर लीजिएगा जी, मैं वो वेट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपडेट्स अपने दे रहा हूँ आपको। सिक्स नंबर अपडेट है जी आपके सामने है। जी मैं दूसरी तरफ भी शेयर कर दूं जी आप लोगों को, जिसमें ये कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जी जो मार्केट के स्टॉक मार्केट की स्ट्रक्चर जो चल रही है उसके लिए वो बाय नेम उन्होंने स्पेसिफाई किया, आप उसको एलिमेंट एफपीआर में जाके उसके सिस्टम में चेक कर सकते हैं जी। अच्छा जी ये 6 नंबर था जी, 7 नंबर है जी मेरे पास। ये फाइनेंशियल जो मॉनिटरिंग यूनिट बनाया गया जी एफबीआर के अंदर ही, उन्होंने ज्वेलर्स को, अकाउंटेंट्स को और रियल एस्टेट एजेंट्स को कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करें उसके बारे में उन्होंने ये जो यूनिट है सेपरेट बना दिया जी। उनके नोटिस अब जो है लोगों को इशू होने शुरू हो गया जी। वो सेक्शन 6 के अंदर है जी, वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं, और सेक्शन 7 में अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो उसकी वो रिपोर्टिंग करें। जी जनाब मैं दोनों तरफ पहले कि ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, एब्रीवेशन जो यूज हो रहा है एफएमयू। जी जनाब ये भी हो गया जी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे। 7 है जी, नंबर 8 पॉइंट है। जी ये नंबर 8 है। एफबीआर ने जी अब कमेटी बना दी है कि रिटर्न की सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो आपको पता है जो 2021 के लिए अब काम जो है ना एडवांस में शुरू होगा। जी जनाब
ये पहले से, चूँकि इस पे पहले ही उन्होंने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी थी कि हम वो बनाएंगे, और ताकि लोग वक्त पे रिटर्न फाइल कर सकें और टैक्स की कलेक्शन भी टाइमली बेसिस पे विद दी रिटर्न जो होनी है वो आ सके। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा, मैं टैक्सेस की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। जी ये आपके पास है सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, रिपोर्टेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इस पे दो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं ज़रा पेस्ट कर लूँ पहले। जी इसमें दो, एक तो जजमेंट में रेफर कर देता हूँ, प्लस उसकी एग्जांपल फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी। जी इसमें डिटेल पूरी है जी फेसबुक पे। अब मैं यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ कितना वो इसको ले लेते हैं, क्योंकि वो 200 से ज़्यादा के वर्ड जो है ना वो लेते नहीं है जी। जी मैं पेस्ट कर दूं तो फिर मैं आपके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ जी। जी इसमें एक सेटल प्रिंसिपल है जी कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन की रियल नेचर को तो उसको तोड़ के कुछ और प्रेजेंट कर देंगे, जैसे अगर आप सैलरी को कमीशन इनकम बनाने की कोशिश करेंगे या आपके क्रेडिटर्स आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं, तो रियल ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा, ना कि जो आप अकाउंट फॉर हमें दिखा रहे हैं उसको देखा जाएगा जी। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की रेफर्ड जब जजमेंट है इसके अंदर, वो मैं दोनों तरफ आप लोगों को दे देता हूँ जी। ये मैं रिपोर्टेड जजमेंट लिख रहा हूँ जी। जी ये भी आप लोगों के पास आ गया जी। कोई क्वेश्चन हो लाइव तो आप मेरे साथ कर सकते हैं जी। मैं एक और मेरा है जी जजमेंट, वो भी मैंने कर दी है जी जनाब। नेक्स्ट मेरे पास है जी, पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट इस्टेब्लिशिंग बाय डिपार्टमेंट मेंस एरिया एंड मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर। जी जनाब ये भी आप जजमेंट चूँकि इस पे आ चुकी हैं जी। ये मैं इस तरह भी पेश कर देता हूँ जी। जी जनाब ये कुछ अपडेट्स थे जी जो टैक्सेस के, वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे साथ लाइव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके साथ अभी उसको आपको उसका जवाब मिल जाए। वरना अगर वो ज़्यादा टेक्निकल होगा या नहीं हमारे पास मटेरियल होगा तो बाद में बात कर लेंगे जी जनाब। मैं वेट कर रहा हूँ जी, आप अगर कोई क्वेश्चन मेरे साथ करना चाहते हैं तो ये कुछ अपडेट्स थे टैक्सेस के, वो मैंने शेयर की जी। मीनवाइल बिलाल अहमद ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो कह रहे हैं सर, एज पर टुडे टेलीफोनिक डिस्कशन प्लीज अगेन एक्सप्लेन अकाउंटिंग गेन एंड टैक्स गेन and its treatment and presentation in IRIS as admissible and admissible। देखें बिलाल अहमद साहब, बड़ा दो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपने जो अकाउंटिंग की वो बेसिकली उन्होंने डिस्पोजल किया लीज एसेट्स की ऑन आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द लीज पीरियड जो है,
तो जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी उसको एसेट फ्री होल्ड उन्होंने बुक कर लिया। मसलन 5 लाख का एसेट है तो उसको 10 लाख का बेच दिया मेच्योरिटी ऑफ लीज के बाद। तो जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो आपका जो होगा वो बिजनेस इनकम का हिस्सा बनेगा, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचने के बाद आता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अकाउंटिंग वाला जो गेन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और टैक्स वाला जो गेन होगा वो ऐड हो जाएगा आपकी इनकम के अंदर। तो बिलाल साहब मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ये दोनों जो पॉइंट्स थे वही मैंने आपके साथ शेयर किए थे जी। यूट्यूब पे सवाल है जी, कैसर साहब सवाल कर रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड इट्स रेलिवेंट प्रोविजंस। देखें कैसर साहब, उसको जब आप खोलेंगे तो आपको दो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैं, पहले तो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आपके ज्वेलर्स हैं, और दूसरा आपके अकाउंटेंट्स हैं, और फिर इसके बाद एजेंट्स और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है इसके अंदर लोग शामिल हैं, उनके एजेंट्स भी और वो भी बिल्डर्स और डेवलपर्स भी। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। अब अगर वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी होगी और उसकी रिपोर्टिंग जो होगी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जाके वो करेंगे। लेकिन अगर आप पे लो अप्लाई ही नहीं होता तो आप लिख के देंगे कि जी जनाब, फ़र्ज़ कर लें एक बंदा है, उसने प्रॉपर्टी पर्सनल ख़रीद के बेची हुई है और उसके सोर्सेज भी हैं और उसमें कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन नहीं है, और इवन अदरवाइज वो बिल्डर और डेवलपर या इस किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो आप उसको जवाब बना के दें। लेकिन जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ फिर आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन वाला वो फिल करना पड़ेगा, और उसकी आमला यानी जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 कह रहे हैं उसको में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ जाएगी। तो ऑनलाइन में जवाब नहीं आप दे सकते क्योंकि लाहौर के अंदर उन्होंने ऑनलाइन के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गार्डन टाउन में उसका दफ्तर बनाया गया है, ठीक है, और जो बरकत मार्केट के पास ही है। तो वहाँ जाके फिर आपको मैनुअल जो जवाब होगा वो इसका हार्ड कॉपी जो है उसकी जमा करा के उसकी रिसीविंग लेनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है जी कैसर साहब आपको जवाब मिल गया होगा किसी हद तक, पूरा तो नहीं मैं अभी आपको दे सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ आ जाए जी और आपको हेल्प मिल जाए। कमाल साहब सवाल कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं सर डिफरेंस बिटवीन चार्जेबल टैक्स एंड एडमिटेड टैक्स। देखिए बात यह है कि चार्जेबल टैक्स सीधा किसको कहते हैं, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करने के बाद, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स से पहले, वो टैक्स चार्जेबल है जो आपको चार्ज होना है। और जो एडमिटेड टैक्स है, ज़ाहिर बात है आप जो चीज़ एडमिट कर लेते हैं जी ये मेरा अल्टीमेटली तमाम क्रेडिट्स और सब कुछ माइनस करने के बाद ये मेरी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी बनती है जो मैंने, या आप अगर वहाँ कोई क्रेडिट नहीं है पेमेंट भी नहीं है तो एडमिटेड और जो चार्जेबल है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जहाँ पे ऑब्वियसली आपके कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी, वैसे तो अपेरेंटली नज़र यही आता है कि एडमिटेड और चार्जेबल को बराबर होना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं फ़र्क अगर आ जाता है तो जैसे एक चार्जेबल है एक पेएबल है, तो जो पेएबल है बेसिकली वो डिडक्शंस के बाद वाला होता है, क्रेडिट्स के बाद वाला होता है, लेकिन आपका चूँकि एडमिटेड है तो जो ऑब्वियसली अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है और वो आपकी वही लायबिलिटी बनती है तो वही दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको कमाल खटक साहब समझ आ गया हो तो आप इसको ओके कर दें। मीनवाइल मुमताज़ अली शेख साहब का सवाल है, मैं लेता हूँ, पहले मैं फेसबुक पे ज़रा देख लूँ। हाँ जी, वहाँ पे बिलाल अहमद साहब ने तो क्या कहा है, ठीक है थैंक्स कर दिया। फिर उन्होंने एक और सवाल किया है, वो कह रहे हैं एज पर सेक्शन 75A if we paid security deposit on lease assets in cash directly with bank, अच्छा is it fall in the ambit of its of this section। देखिए उसने वर्ड जो यूज किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल एसेट्स है, ठीक। अब एज सच तो मूवेबल एसेट जो है उसके अंदर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मूवेबल एसेट में फॉल करना चाहिए आप, क्योंकि इसको एक जगह से अब उठा के, मूवेबल का मतलब ये नहीं कि उठा के ही है, अगर आप अपनी राइट्स को भी दूसरे को शिफ्ट करते हैं तो बेहतर यही है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी जो कि 1 मिलियन से ऊपर होगा उसकी पेमेंट आप क्रॉस चेक में करें तो ज़्यादा बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पे वर्ड प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फिर तो ये नहीं आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन अगर एसेट वर्ड है तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि एसेट आपको पता है कि ब्रॉडर टर्म है। तो बिलाल साहब इसको चेक कर लें, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल
अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर तो नहीं है, और अगर मूवेबल एसेट है तो फिर ये फॉल कर जाएगा। अच्छा जी, फिर सवाल किनका है जी? जी बिलाल अहमद साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। वो शाहिद महमूद साहब कह रहे हैं सर कुछ रोशनी डालने इस पर। शाहिद महमूद साहब किस पे रोशनी डालना चाह रहे हैं, मुझे कुछ बताएंगे आप? आपने उधर भी शायद सवाल किया है जी। अच्छा जी, खटक साहब ने ओके कर दिया। मुमताज़ अली शेख साहब, मैं आपका सवाल लेता हूँ, मैं उधर ज़रा जवाब दे दूँ। 2 क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ जी, अब आ गया है फिर सवाल आ गया जी सैयद वकार शाह साहब का। ये इन्होंने पहले भी किया था जी, वो स्किप हो गया था। मैं वकार साहब कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दूँ। वो कह रहे हैं इफ़ एम्प्लॉई ऑफ एनी कंपनी हु एनुअल ग्रॉस सैलरी पर मंथ, उन्होंने कैलकुलेशन दी है 1,32,800, यानी 15,93,600 की उन्होंने बताया। लेस मेडिकल अलाउंस है पर मंथ 9,100 टोटल एनुअल। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो मेडिकल अलाउंस रुपीज 1,09,200 है। सो हिज एनुअल टैक्सेबल सैलरी रुपीज 15,93,600 माइनस 1,09,600 है, इज इक्वल टू इतना। आगे वो कह रहे हैं सो वी डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर लॉ। ठीक है। नोट सो एम्प्लॉई इन एक्टिव इज नोट सो एम्प्लॉई इज इनएक्टिव प्लीज गाइड। देखिए बात ये हो रही वकार अली शाह साहब, पहली बात तो यह कि एम्प्लॉई के एक्टिव इनएक्टिव होने से आपका रेट डबल नहीं होगा, क्योंकि 149 सेक्शन जो है ना, मेरा ख्याल है जो 10th शेड्यूल है उसके मुताबिक ये अप्लाई नहीं होता इसके ऊपर, जो डबल रेट वाला है। तो आपने उसी पे ही काटना जो आपकी टैक्सेबल इनकम अभी आपने बनाई है जी। वकार शाह साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको आप ओके कर दें, क्योंकि आपका मेडिकल अलाउंस भी 10% के अंदर ही है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा जी। बशीर अहमद साहब कह रहे हैं इफ़ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन पंजाब बट पेमेंट इज मेड फ्रॉम बलोचिस्तान, अच्छा विच सेल्स टैक्स टू बी चार्ज। देखिए बात यह है कि जहाँ पे सर्विसेज रेंडर की जाएंगी, ठीक है, अगर पेमेंट वहाँ, अगर उन्होंने सर्विसेज पंजाब में ली है तो पंजाब में उनको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और यहाँ से इनवाइस इशू होगी। जहाँ पे सर्विसेज रेंडर की जाती है, ठीक है, उसके मुताबिक ही उस पर सेल टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। अब इसमें इनिशिएट और एंडिंग का आपने वो पॉइंट नहीं डाला। अगर आपकी ये पहले भी झगड़ा पड़ा हुआ है, अगर इनिशिएट ही इधर हुई है और एंडिंग भी इधर हो रही है, तो फिर आप पंजाब के मुताबिक ही सेल टैक्स को चार्ज करेंगे सर्विसेज पे। बिलाल अहमद कह रहे हैं जी एक और सवाल है, एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 मिलियन रुपीज दीज वर्ड्स आर यूज। अगर आप एनी अदर एसेट है तो देखें अभी आपने खुद ही मुझे क्लियर कर दिया है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उधर है, अगर मूवेबल एसेट है, ठीक है। अब इसमें एक इशू है ना, जब इसको आप आगे जाके पढ़ेंगे, आपने देखें वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है और फिर एनी अदर एसेट है। अब कोशिश करें कि क्रॉस चेक हो जाए, अदरवाइज ये होगा कि कल को जब आप बेचेंगे, अब चूंकि आपने बेचना तो है नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट को, वो तो वैसे भी आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो उस पर ये फिर एज सच प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जी। बिलाल साहब ये भी हो गया। शाहिद महमूद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज, पेनल्टी कैन नॉट बी, नहीं वो तो सब्जेक्ट टू है ना जी शाहिद महमूद साहब, वो सब्जेक्ट टू होती है कि अगर आप उसमें फिट होते होंगे तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना हर एक बंदे पे अक्रॉस द बोर्ड वो अप्लाई नहीं होगी जब तक कि आप उसके अंदर फिट नहीं हो जाते। मैं यूट्यूब पे एक सवाल ले लूँ जी, उन्होंने एक शेख साहब ने पहले का किया हुआ है, वो कह रहे थे जी सलाम सर, वालेकुम सलाम जी, इफ़ एनी वन ब्रोकर टेक्स पेट्रोल डीजल ऑयल फ्रॉम डिफरेंट पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स और PSO but invoices are not the broker's name but name of the truck delivery, they deduct tax under section 236 HA what treatment। देखिए बात यह है कि अगर आप HA देख लेना, अगर आप उसके अंदर वो आपको बताएगा कि ये मिनिमम टैक्स है, फाइनल टैक्स है या एडजस्टेबल है, तो जो उसमें लिखा हुआ है
उसके मुताबिक आप करेंगे। ज़ाहिर बात है कि वो विद होल्डिंग वाला है, आपको रेसिपिएंट के लिए भी देखना है कि उसके लिए क्या होगा, आया ये उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके जाएगा फाइनल में या के मिनिमम में। तो मुमताज़ अली शेख साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। फिर आर एच एसोसिएट्स का सवाल है जी, कशर साहब ने तो ओके कर दिया। वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, एस ए पर्सन हु इज नॉन as a person who is non-resident and bring dollar by hand and deposit into his mother account as dollar. What is tax implication for his mother? Closing balance of mother dollar account $10,000. देखिए बात ये हो रही है आर एच एसोसिएट्स में जो साहब भी हैं कि आप बाहर का पैसा बाय हैंड पाकिस्तान में कैरी नहीं कर सकते। अगर आपने बाय हैंड करना है, आल्दो इंटरनेशनल लॉ तो आपको परमिट करेगा, लेकिन आपको इनकम टैक्स पर्पस के लिए कस्टम अथॉरिटी से उस पर स्टैंप लगवानी पड़ेगी कि मैं ये $10,000 बाहर से लेके आया हूँ। प्लस इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये बताना पड़ेगा कि ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ये पैसा बाहर कमाया था या आपको दिया गया था, ताकि ये साबित हो सके कि बाहर से पैसा आ रहा है और कोई दूसरा मोड इस्तेमाल नहीं किया गया कि पाकिस्तान से पैसा गया और आप उसको वहीं से उठा के लेके कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं। तो आर एच एसोसिएट्स जो कोई भी आप हैं, आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया तो इसको ओके कर दें। हाँ जी, इधर अब सैयद वकार शाह साहब का एक और सवाल आ गया। सर, इन हेड ऑफ सैलरी अनदर एक्सपेंसेस इज एग्जेम्प्ट सच एज मेडिकल इफ एनी अदर प्लीज गाइड। देखिए सैयद वकार साहब, मेडिकल गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बेनिफिट्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं उनके, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अब तो मेडिकल अलाउंस ही है, अदरवाइज एज सच या मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। 53A क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का। अदरवाइज कोई ऐसी एज सच बेनिफिट अवेलेबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वो ज़्यादा जो बेनिफिट्स थे वो उन्होंने रेट्स के अंदर मर्ज कर दिए हुए हैं जी। अगर आपको सैयद वकार शाह साहब जवाब मिल गया तो ओके कर दें। बिलाल अहमद कह रहे हैं जी, सर प्लीज डिफ्रेंशिएट अप्लाइंग फॉर हायर एंड नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। देखिए बिलाल साहब, बात ये हो रही है कि अगर आप कोई चीज़ हायर पे दे के तो उससे रेंट रिसीव करते हैं, उससे अप्लाइंग फॉर हायर कहते हैं। जैसे येलो कैब वाले हैं, वह आपकी डेवो बस है, न्याजी वाली बस है, आपका रिक्शा है, आपकी बसेस चलती है ये मेट्रो वाली, तो वो अप्लाइंग फॉर हायर उसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप कोई बस अपने लिए रख लेंगे, अपने स्टाफ के लिए रखेंगे, लेकिन रेंट नहीं चार्ज करेंगे, अप्लाइंग फॉर हायर होना ज़रूरी है। उसके बगैर वो एसेट जो है वो अप्लाइंग फॉर हायर में नहीं जाएगा। तो बिलाल अहमद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। अब मैं उधर देखूं जी, कैसर साहब ने कहा जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी आपका। फिर उन्होंने शेख साहब ने एक और सवाल कर दिया है, 236 HA इज ए फाइनल बट आई एम आस्किंग इनवॉइसेस आर नॉट his names but invoices are the name of different truck drivers names, can he claim these invoices? देखें शेख साहब, बात ये है, अगर आपने ये चीज़ें इनवाइसेस उस बंदे के नाम पे नहीं है तो फिर उसके नाम पे बनवाए ना, एडिशनल पर्टिकुलर्स में वो डाल दें किस ट्रक के थ्रू है, वरना तो फिर आपका बीच में कनेक्शन ही कोई नहीं है। फिर आप बीच में कर क्या रहे हैं? अगर इनवाइस आपके नाम की है ही नहीं तो फिर आप कौन है? आप तो फिर उसका कोई बेनिफिट या जो भी है उसको आप अवेल या प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। वो कहेगा जी आपका तो नाम ही नहीं है। जैसे बिल अगर आपके नाम पे नहीं होता जनरली तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता अनलेस आप प्रूव अदरवाइज कर दें जी। जनाब बिलाल अहमद साहब ने इधर ओके कर दिया है। और इधर एक और सवाल आ गया है। हाँ जी शेख साहब, अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। कैसर साहब ने एक और सवाल कर दिया, वो कहते हैं वाई 122(9) नोटिस इज नॉट considered sufficient and separate notice 111 of income tax is considered necessary. Please also explain the meaning of investment adding back in income under section 111 of the act ab initio। देखिए बात ये हो रही है, इस पे ना कैसर साहब जजमेंट आई हुई है कोर्ट्स की कि अब आप जो अगर आपने 111 में इनकम डीम्ड इनकम बना के आपने ऐड करना है तो उसका नोटिस आपको सेपरेट देना पड़ेगा। दिस इज वाई कि अब जो नोटिस है वो अलग कर दिए उन्होंने। उसके बगैर फिर बाद में वो चैलेंज हो जाता है, वो फिर आगे जाके अपील में हार जाता है डिपार्टमेंट। इसलिए 122 नोट्स 9 जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा
111 में अगर कोई चीज़ ऐड बैक होनी है तो उसका नोटिस सेपरेट ही है और आ भी अब सेपरेट ही रहा है। जी जनाब, अगर आपको कैसर साहब समझ आ गई हो, बात पहुंच गई हो तो ओके करते हैं। फिर एक और आ रहा है एसोसिएट्स का सवाल है, सर मदर डिपॉजिट डॉलर एज कैश इन डिपॉजिट इनटू हर अकाउंट, मदर इज गवर्नमेंट टीचर, वेदर वी डिक्लेयर हर अकाउंट क्लोजिंग इन डॉलर और पाक रुपीज। देखिए मदर ने तो जहरी बात है, अगर आपका डॉलर अकाउंट भी है तो वो तो रुपीज में ही शो करना है ना आपने। पाकिस्तान में तो फॉरेन करेंसी थोड़ी रिपोर्ट हो रही है। डॉलर अकाउंट जरूर है, फॉरेन करेंसी कोई भी अकाउंट हो सकता है, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करके करना होता है। लेकिन प्रोवाइडेड ये है, प्री कंडीशन क्या है कि वो पैसा जो आपके पास आ रहा है वो पैसे का सोर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और तरीका डिवाइस करना पड़ेगा, वरना वो इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट वो टैक्सेबल भी हो सकता है, जरा जेन में रखिएगा। अच्छा जी, मुमताज़ अली शेख साहब कह रहे हैं आई एम ब्रोकर कमीशन एजेंट। हाँ जी, कमीशन एजेंट है तो फिर आप ट्रकों में कैसे चलेंगे जी? आपका इन्वाइसिस के साथ क्या ताल्लुक है? सवाल तो ये है। अगर आपकी वो इन्वाइस ही नहीं है तो आप अपनी कमीशन लें, फिर कमीशन लेके उसको शो करें और बात को ख़त्म करें। आप सेल परचेज में ना पड़े ना। फिर अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं और प्राइस अपने अपने नाम पे इनपुट आउटपुट आपने लेना है, खर्चा क्लेम करना है, सेल भी करना है, तो तब आप इनवाइस लें। जी शेख साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दे। जी इधर मैं देखता हूँ जी, सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं पहले तो एक उन्होंने बंडल ऑफ थैंक्स का कर दिया, आपका शुक्रिया जनाब। फिर एक और सवाल उन्होंने क्या कर दिया है, सर इफ एनी कंपनी पे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग अलाउंस ₹20 पर मंथ अलॉन्ग विद सैलरी विच इज टैक्सेबल एज पर विद होल्डिंग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर सवाल क्या जी, आप ये तो केस हो गया ना। ट्रेवलिंग अलाउंस 20,000 रुपीज़ पर मंथ है विद सैलरी इज टैक्सेबल एज पर। देखिए बात ये हो रही है कि अगर तो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए है तो फिर तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर वो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय की तो फिर वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। इसको ज़रा आप नोट कर लें। वो एक है ऑफिशियल परफॉर्मेंस और एक है पर्सनल यूज़। जी जनाब, सैयद वकार साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मैं यूट्यूब पे ज़रा चेक कर लूँ जी। जी जनाब, RH एसोसिएट्स ने ओके कर दिया जी, और मुमताज़ साहब अली शेख साहब ने भी ओके कर दिया जी जनाब। और कोई सवाल हो तो मैं वेट कर रहा हूँ जी, बाकी मैंने ऊपर शेयर कर दिया है। आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी माशाल्लाह तादाद है जी यूट्यूब इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन उतनी तादाद कम है जो हमारा चैनल हमने यूट्यूब के ऊपर बनाया है। तो फेसबुक में लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे। मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ जी। जी जनाब, ये मैंने लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया जी। इसको क्योंकि ये एजुकेशनल हमने पेज बनाया जी, चैनल बनाया है, इसमें लाइव वीडियोस ऑब्वियसली हम शेयर भी करते हैं और ऑलरेडी 200+ वीडियो इसमें अवेलेबल है। हमने रिसेंटली अपनी बुक जो 2021 की है वो भी अपलोड की है, इसमें 20 की भी की है। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन है और भी जो आएंगे वो भी इसके अंदर है। तो जितना मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा सकते हैं आप इससे उठा लें जी। मीनवाइल बिलाल अहमद साहब ने एक सवाल कर दिया है, वो कहते हैं जी सर सेक्शन 29 बैड डेट्स, इज देयर एनी लिमिट और वी कैन चार्ज होल द अमाउंट। देखिए एज सच बिलाल साहब को लिमिट तो नहीं है उसके अंदर। अगर आपको मैनेजमेंट कहती है और सारी कंडीशंस आप मेट कर देते हैं तो जितनी आपने सेल की है, फ़र्ज़ करें 2 करोड़ रुपए की सेल है और 2 करोड़ पे ही आपको रिसीव मैक्सिमम जो है उसके बराबर या उससे कम जो अमाउंट है, ओबियसली वही आप बैड डेट्स क्लेम कर सकते हैं, बट प्री कंडीशंस को मेट करने के बाद। लेकिन एज सच उसमें जो लिमिट है वो एक्चुअल सेल के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है नहीं उसके अंदर। जी बिलाल साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जी जनाब, इधर कोई क्वेश्चन हो जी? मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो वो आप देख लें। मैं अभी रिसेंटली एक केस आपको जो चल रहे हैं जी उसके बारे में थोड़ी सी, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है उसके बारे में थोड़े से मैं शेयरिंग करना चाहूँगा जी। थोड़ा सा अपडेट्स related to suspicious transactions by jewelers, accountants, and
property, real property basically, real property agents of builders and developers. जी जनाब, इसके बारे में मैं सवाल भी आप लोगों के लेता हूँ जी। मैं इसको ज़रा उधर पेस्ट कर दूं पहले। जी जनाब, ये बात हो रही है अच्छा जी, मुझे एक तो ओके कर दिया जी उन्होंने, बिलाल अहमद साहब ने, और सईद वकार साहब कह रहे हैं सर पेड टू सेल्स टीम फॉर ऑफिशियली नॉट पर्सनली। देखिए बात ये हो रही है कि अगर वो सेल टीम है तो उसने अगर आपके बिहाफ पे काम करना, अगर वो पैसे हैं तो फिर तो वो ज़ाहिर बात है वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए वो एग्जेम्प्ट है, और अगर उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए है तो ज़ाहिर बात है फिर वो चार्जेबल टू टैक्स होगा, अनलेस लो आपको सेकंड शेड्यूल में आपको पता होगा कि ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट अलाउंस स्पेशल अलाउंसेस के तौर पे एग्जेम्प्ट होता है जब आप उसको ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए देते हैं, अदरवाइज वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। जी जनाब, अगर सैयद वकार शाह साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। मीनवाइल जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था जी, उसके कुछ हिंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करने हैं, वो करके उससे पहले जी दो सवाल और आ गए हैं। बिलाल अहमद कह रहे हैं जी बैंकिंग है, बैंकिंग, हाँ जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, वो आपने किस पर्पज़ के लिए दिया है उसको आप सामने लेकर आएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, सवाल फिर आया था जी, बिलाल अहमद कह रहे हैं, वो कह रहे बिलाल अहमद का सवाल मैं ले लूँ जी फिर मैं आता हूँ। वो कह रहे हैं सर इन केस ऑफ एओपी कैन एओपी रिसीव्ड लोन थ्रू बैंकिंग चैनल फ्रॉम इट्स पार्टनर अदर बिजनेस अकाउंट। बिल्कुल जी, क्रॉस चेक में बिलाल साहब आपकी एओपी जो है वो अपने पार्टनर से लोन ले सकती है, ठीक है, इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक के थ्रू वो आएगा जी। नंबर 1, अगर आपको जवाब मिल गया ओके कर दें। उसके बाद बिलाल अहमद साहब एक, ये तो हो गया सवाल, एक और है जी पार्टनर अदर बिजनेस लोन, वो भी हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यूट्यूब में, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वो ले लूँ जी। अच्छा उधर कोई नहीं है जी, मेरा अपना जी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, मैं वो आपसे ज़रा बात कर लूँ। वो था ये, अभी इस वक्त जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने अभी बात की थी, वो ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स और रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं बिल्डर और डेवलपर के, उन पे उन्होंने अप्लाई, लेकिन उनको उन्होंने डिफाइन किया कि ये कौन लोग हैं। अगर तो आपकी जो टैक्स पेन है उसमें फॉल करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उसके अंदर फिर वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में हैं, तो तभी आप इसकी ओबियसली ये सारी इसमें चीज़ें फॉल करेंगी, वरना आप उनको इनकम टैक्स के एक यूनिट एफबीआई ने अलग किया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो उसका जवाब आप उनको दे सकते हैं। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ जी मैं देख रहा हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं है जी, अभी तक तो यही क्वेश्चन है। अभी टाइम है जी काफ़ी, आप इंशाल्लाह ताला 1 घंटे का कोशिश कर रहे हैं हम इस सेशन करें और अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करें जी। एक तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपसे अभी जो शेयर किया, नंबर 1, और नंबर 2 अब इसके आगे चलता हूँ जी। मैं नोटिस जो 176 के थोड़ी सी उसकी बात कर रहे हैं, नोटिस इशूड बाय इनलैंड रेवेन्यू, इसको अब सिंपल कर लेते जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 176 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
2001। जी जनाब, अभी आपका ये नोटिस जो उसके बारे में बात हो रही है, इसमें वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं लोगों से कि भाई आपने अगर एसेट परचेज किया है तो हमें जो सोर्सेज हैं बेसिकली वो क्लियर करें। तो अगर तो आप उसको कवर कर लेते हैं, जाहिर बात है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो ऑब्वियसली इसको 111 में डीम्ड इनकम बना के आपके पास जो है उसको टैक्स लगा देंगे। अच्छा जी, सैफ खान पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 176 लेटर, इट्स एग्जेम्प्ट टू डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स। देखिए 176 विद होल्डिंग टैक्स का नहीं है जी, 176 रिलेट करता है कि आपने जनरली जो एसेट्स खरीदे हैं उसके बारे में आ रहा है। अगर कोई और है तो सैफ खान साहब इसको क्लियर कर दें। जी जनाब, नेक्स्ट एक और सवाल आ गया है, बिलाल अहमद साहब भी सवाल कर रहे हैं और इधर से मुमताज़ अली शेख साहब ने सवाल किया है 236 जे आई सॉरी एजुकेशन एक्सपेंसेस इफ एनी वन इज ओनली गार्डियन ऑफ हिज नेफ्यू and he has not give her fee but fee was paid by her mother side, only his role is only guardian, FBR notice 236 आई प्लीज ट्रीटमेंट। देखिए बात ये है, जिसने पे किया बेसिकली जिसके पास रिसोर्सेज है, क्रेडिट भी उसी को मिलेगा। ये मैं आपको पहले बताता चलो, आप उसको ज़रा चेक कर लें। जो पेमेंट करने वाला है गार्डियन है या जिसने भी पेमेंट की है, क्रेडिट उसी को मिलेगा क्योंकि उसी ने पेमेंट की है। वरना आपके पास फिर किसी बंदे के पास पैसे शॉर्ट हो जाएंगे, वो पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। जी शेख साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। मीनवाइल जी दो सवाल और हैं। पहला जी बिलाल अहमद साहब का, वो कह रहे हैं सर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इफ फैक्ट्री प्रेमिसेस इज रेंटेड आउट अलॉन्ग विद मशीनरी देन इनकम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड फॉल्स इन प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम। ये बेसिकली बिलाल साहब ये दोनों में ही फॉल नहीं करेगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट करते हैं तो जेब में रखिएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा सेक्शन 39 में। और अगर आपको जवाब मिल गया और बिलाल साहब इसको ओके कर दें। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं सर इट्स मीन TNT अलाउंस, हाँ जी, इज क्लब इन सैलरी इफ एड इन सैलरी देन ऑटोमेटिकली इंक्रीज टर्नओवर, सो विद होल्डिंग परफॉर्म ऑन व्हाट अमाउंट। देखिए बात सिंपल सी है, अगर आपकी पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको बेनिफिट दिया गया है तो वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड करके, अगर अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं है तो तभी टैक्स होगा। ये आप बिल्कुल इसी तरह सही कह रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल होगा तो। लेकिन अगर वो एग्जाम्प्ट होगा तो फिर आप उसमें से माइनस कर देंगे उसको। जी जनाब, अगर आपको सैयद वकार शाह साहब जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें आप। मीनवाइल जी इमरान सखावत साथ हमारे साथ आए हैं, वो कह रहे हैं सर प्लीज टेल अस इफ ए मोटर व्हीकल वाज सोल्ड एंड गेन वाज 45,000 हाउ इट विल बी एंटर्ड एज टैक्स एंट्री। देखिए अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जी, अगर आप अपनी गाड़ी, जाती गाड़ी जो वेल्थ में डिक्लेयर्ड है उसको बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं है, वो कैपिटल रिसीट बेसिकली ट्रीट हो रही है हमारे मुताबिक। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएबल एसेट बेचेंगे, मोटर व्हीकल, तो बिजनेस इनकम है। अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड के तौर पे बेचेंगे, यानी जैसे कार डीलर है आप, तो फिर आपकी जो सेल परचेज है वो नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर चली जाएगी, यानी आप प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे उस पर टैक्स देंगे। जी जनाब, अगर इमरान सखावत साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मैं इधर देखता हूँ जी, अब मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं जी। तकरीबन 17 मिनट अभी बाकी हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। मुमताज़ अली शेख साहब ने एक और सवाल कर किया, वो कह रहे हैं FBR नोटिस 176 टू हिज गार्डियन, व्हाट इज नो ट्रीटमेंट, कैन ही क्लेम 236I इन हिज रिटर्न आफ्टर रिवीजन रिटर्न। जी बिल्कुल, अगर आपकी इनकम पे कमी नहीं आती और 60 दिन के अंदर हैं आप और टैक्स भी कम नहीं हो रहा और इनकम भी कम नहीं हो रही, तो फिर आप उसको रिवाइज करके तो उस टैक्स को भी क्लेम कर सकते हैं और ख़र्चे को भी आप याद से अपनी वेल्थ में उसको क्लेम कर लीजिएगा। जी जनाब, मुमताज़ अली शेख साहब, अगर आपको ये अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जितनी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ ये वर्बल है, आप लोगों ने मुझे ना तो कोई पेपर दिया है
ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है। जो आप कह रहे हैं मैं उसके मुताबिक वर्बल आपको जवाब दे रहा हूँ। सो इट शुड नॉट बी डीम्ड एज ए लीगल ओपिनियन। यदि एक सजेशन है, इस पे एक्ट करने से पहले अपनी लीगल ओपिनियन अपने कंसल्टेंट से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सैयद मुजम्मल हुसैन जैदी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं सर व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इन वेल्थ ऑफ सैलरी पर्सन। देखिए उसमें यह है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपकी तो सैलरी चूँकि ग्रॉस आ रही होती है वो पहले ही आ गई होती है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर इंटरेस्ट है वो आप अपनी वेल्थ में रिसीवेबल के तौर पे शो कर सकते हैं, ताकि कल को जब पैसे मिलें तो आपको पता होगा जी सैलरी तो ग्रॉस ऑफर की थी और जो डिडक्शन मेरी होती रही हैं वो रिसीवेबल के तौर पे वो पैसा जो है आप अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर टैक्सीबिलिटी तो फिर अकॉर्डिंगली प्रोविडेंट फंड जो भी 6 शेड्यूल आपका है उसके मुताबिक आपको, या फर्स्ट जो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 है उसके मुताबिक फिर देखनी पड़ेगी। जी मीनवाइल जी सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं बंडल ऑफ थैंक्स जी आप लोगों का भी शुक्रिया। जी जनाब, जी सैयद मुजम्मल साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है और अगर आपके पॉइंट क्लियर है तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो तो आप लाइव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए मेरी रिक्वेस्ट यही है तमाम लोगों से, आप जितने भी दोस्त हैं अपने, ऑब्वियसली हर बंदे का नेटवर्क डिफरेंट है, उसकी दोस्ती अपने अपने अलग अलग नेटवर्क के दोस्तों से है। जितने लोगों को आप अंदर लेके आएंगे, मेरी कोशिश ये है जी कि अब जो जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको कैरी किया जाए। और बुक तो मैंने आपके लिए कमिटमेंट की हुई है कि जितनी बुक्स मेरी इंशाल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई है उसमें अब हर साल आपको जो बुक आएगी वो शॉर्ट फाइल वो फ्री होगी, वो हम आपको उसका PDF में और अपने अपने जो YouTube का चैनल है उसके ऊपर भी आपको उसको डाल के देंगे। जी मीनवाइल मोहम्मद अमीन शेख साहब आ गए हैं। सवाल उन्होंने किया है जी, रिस्पेक्टेड सर आई एम एक्सपोर्टर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक हो गया। आई हैव इम्पोर्ट इन जून 2020। जी 3 क्वेश्चन आ गए हैं जी, मैं पहले को 1 बाय 1 करके। आई हैव इम्पोर्ट इन जून 2020 बट नॉट एक्सपोर्ट मेड अप टू 2020। ठीक हो गया। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वेदर आई डिक्लेयर्ड स्टॉक इन क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज इन दी बैलेंस शीट, प्लीज गाइड मी। देखिए बात ये हो रही है अमीन शेख साहब, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तो वो एक्सपोर्ट नहीं बनेगी। अब आपने अगर इंपोर्ट की है तो ज़ाहिर बात है वो नहीं की तो आप स्टॉक में डाल दें उसको, और कोई मसला नहीं है, उसको बैलेंस शीट में शो कर दें। और जब आप ऑब्वियसली जब बेचेंगे, अब आप बाहर बेचेंगे या लोकल जहाँ भी आप जाएंगे उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो बाद में आ जाएगा। तो मोहम्मद अमीन शेख साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। बिलाल अहमद साहब ने एक और सवाल कर दिया है, सर एज पर सेक्शन 37 इन केस ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी व्हेन इट विल बी डिस्पोज्ड हाउ इट्स गेन कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन कंसिडरेशन इज 0। जी बड़ा अच्छा सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि जब इनहेरिटेड में चीज़ आ जाती है तो वो डिस्पोजल ही है। पहली बात तो ये है, जिसने आपको दी है और इनहेरिटेंस में आई है उसके लिए डिस्पोजल ही है, आपके लिए ऑब्वियसली एक्विजिशन है। अब रही बात इसके बेचने की, तो जब ये बेचा जाएगा तो उस वक्त पे इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जब आपने एक्वायर की होगी यानी आपके पास आई थी, वो उसकी डिस्पोजल कंसिडरेशन में से माइनस की जाएगी और बैलेंस पे फिर देखा जाएगा कि जो भी गेन आएगा। ये तरीका मैंने आपको जो आपने पूछा है बता दिया। तो बिलाल अहमद साहब अगर इसको आपको आवाज़ आ रही है और समझ आ गई और चीज़ें पहुंच गई हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। मीनवाइल जी यूट्यूब पे एक सवाल आया है, वो कह रहे हैं सर प्रॉफिट ऑन प्रोविडेंट फंड टेकन इन वेल्थ इज टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, देखिए ये तो 6 शेड्यूल के मुताबिक आपको चेक करना है कि रिकग्नाइज है या अनरिकग्नाइज है, उसके मुताबिक फिर आप मुजम्मिल साहब ये तय करेंगे कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है। इमरान सखावत साहब कह रहे हैं सर प्लीज टेल अस विल देयर बी टैक्स ऑन गेन ऑन 45। नहीं जी, व्हीकल पे फिलहाल हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टैक्स नहीं होगा अनलेस आप उसको डेप्रिसिएबल एसेट के तौर पे यानी बिजनेस के या आप स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ना बेच रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी यानी कार डीलर के तौर पे काम ना कर रहे हो। मोहम्मद फरीद साहब कह रहे हैं सर माई क्वेश्चन इज अबाउट डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी इनकम बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, इफ एम्प्लॉयर इज पेइंग हेल्थ इंश्योरेंस then he can also deduct 10% medical allowance from salary while deducting withholding tax। देखिए बात यह है कि अगर
उन्होंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको भी अगर शेयर करवाना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर तो मेडिकल अलाउंस है तो ओबियसली मेडिकल अलाउंस अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है तो वो एग्जाम्प्ट है, वो माइनस हो जाएगा और माइनस करके जो अमाउंट बचेगी उस पर टैक्स काटेंगे। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका फरीद साहब, और इसी तरह ही है। और नेक्स्ट, और अगर आपको क्लियर हो गया तो इसको ओके कर दें। मुमताज़ अहमद साहब कह रहे हैं सर, इफ़ ए पर्सन हैज़ एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी शुड ही फाइल टैक्स रिटर्न फॉर बोथ हिमसेल्फ एंड सेपरेटली फॉर द कंपनी। जी मुमताज़ अहमद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कंपनी का एनटीएन सेपरेट है और पर्सनल एनटीएन आपका यानी डायरेक्टर का या चीफ एग्जीक्यूटिव जो बने हैं वो अलग ही होगा और दोनों को रिटर्न अलग अलग ही फाइल करनी पड़ेगी। तो मुमताज़ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी इमरान साहब ने ओके कर दिया है। मैं यूट्यूब पे ज़रा हो गया, मैं ज़रा फेसबुक पे देख लूँ जी। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं सर, कैन एनी कंपनी परचेज्ड एन ओल्ड व्हीकल एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1.8 मिलियन एज एन एसेट इन कैश मोड विच इज़ एडमिसिबल। देखिए मोटर व्हीकल अब चूंकि वो मूवेबल है तो उस पर 10 लाख की लिमिट लगी हुई है। 10 लाख रुपए से ज़्यादा का जो एसेट होगा वो आप कैश में नहीं, अब आप क्रॉस चेक में करेंगे। उसके बगैर अगर आप करेंगे तो कल को आपको डेप्रिसिएशन इस पर अलाउ नहीं होगी। जी जनाब, ये वकार साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। साजिद अली साहब कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक नदीम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अली साहब। कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, और आपकी दुआओं का मैं मुंतज़र हूँ कि आप लोगों की दुआएं चाहिए होंगी हम लोगों को। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इमरान सखावत साहब कह रहे हैं प्लीज फर्दर टेल अस वेयर गेन ऑफ 45,000 विल बी इंटर्ड इन दी इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में आप कैपिटल रिसीट में इसके अंदर जाएंगे, आप अदर इनकम में बेशक इसको ले जाके, क्योंकि पर्सनल है तो उसमें आप एग्जेम्प्ट कर देंगे इसको, अदरवाइज और इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सैयद मुजम्मल सैदी कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने मैसेज इसमें नहीं डाला जी। मुमताज़ अहमद साहब ने ओके कर दिया है, इमरान सखावत साहब ने भी ओके कर दिया है। जी मैं वापस फेसबुक पे, जी बिलाल अहमद साहब ने एक और सवाल कर दिया है। वो पूछ रहे हैं कि सर थैंक्स अ लॉट, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एनी नोटिफिकेशन फॉर लाइव सेशन बिफोर स्टार्ट, आई सजेस्ट दिस सेशन शुड बी कंटिन्यूड ऑन रेगुलर बेसिस। बिलाल साहब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, कोशिश भी हमारी यही है। आप लोग, क्योंकि कई दफ़ा मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, फ़िलहाल मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि अभी मैं जो है ना कोई 1 बजे तक, 8 से 8 बजे तक मेरा ख्याल है कि मुझे कोशिश है, अगर उससे पहले मैं कर पाया तो ठीक है, वरना 7 बजे से लेके 8 बजे, 7 बजे, 7:30 या 8 बजे कोई ना कोई टाइम इसमें जो होगा वो कोशिश करेंगे कि उसको हम कैरी कर लें अल्लाह के हुक्म से। बाकी कोशिश है, देखते हैं हम इसमें कितना कामयाब होते हैं। जी जनाब, कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जी इमरान सखावत साहब कह रहे हैं बिफोर दिस आई वाज एंटरिंग रॉन्ग इन इनकम टैक्स रिटर्न, बिफोर दिस आई वाज, हाँ तो कोई बात नहीं सखावत साहब, इंसान इसी तरह ही सीखता है, माँ के पेट से तो कोई बंदा नहीं सीख के आता। तो आप उसको ठीक कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। जी जनाब, कोई सवाल और हो तो। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं सर थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं वही अपना चैनल आप लोगों को दे रहा हूँ जी, अभी मैं आप लोगों को लिंक उसका शेयर कर देता हूँ। तो मेरा तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर की वीडियोस भी आपके पास आती रहे। प्लस आपके पास जो ऑलरेडी है वो भी आपके पास 200 प्लस वीडियोस है और बुक्स है हमारी जिस पे अपलोड हुई हुई है। जी मोहम्मद अमीन शेख साहब आ गए, मीनवाइल वो कह रहे हैं सर इन माई प्रीवियस क्वेश्चन आई कैन नॉट सोल्ड इन लोकल मार्केट एज पर रूल्स ऑफ ईपीजी। ठीक हो गया। वेदर आई डिक्लेयर वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, डिक्लेयर वैल्यू or assessed value, and whereas I have not paid any custom duty, sale tax and it etc, what is proper way। देखिए अमीन शेख साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ईपीजी ने लिमिटेशन है कि आप उसमें नहीं कर सकते तो आप क्लोजिंग स्टॉक में डाल दें, और आपने डालना है बेसिकली 3 हिस्सों में। जो आपने एक्चुअल प्राइस पे की है, जो एक्सपोर्टर होगा, जो आप इम्पोर्टर हैं, आपने जो उसको पे की है वो प्राइस, और प्लस आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो असेस वैल्यू पे की है वो वाले,
और जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एक्चुअल हैं वो आपने तीनों केसेस में एक्चुअल जो अमाउंट आपने पे की है उन्हीं को ही आपने प्लस करना है टिल टू ब्रिंग द एसेट इन आपकी फैक्ट्री में या जो भी आपके प्रेमिसेस हैं वहां तक लाने के जो खर्चे आप ऐड करके एक्चुअल बेसिस पे उसको आप इनकम टैक्स पर्पज के लिए रिपोर्ट करेंगे। जबकि सेल टैक्स के लिए आपको पता है वो असेस वैल्यू को बेस बनाते हैं। तो मोहम्मद अमीन शेख साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जनाब। जी जनाब। तो सैफ खान साहब कह रहे हैं जी, एक और सवाल कर रहे हैं, रिसीव लेटर फ्रॉम एफपीआर एक्सप्लेनेशन ऑन नोटिस अंडर रूल 44(4) इट्स सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बिजनेस। अच्छा अच्छा, देखिए बात यह है सैफ खान साहब, बिल्कुल ठीक है। आप सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि इनकम तो आपकी एग्जाम्प्ट है लेकिन विद होल्डिंग एजेंट से तो छूट नहीं है ना आपको। अगर आप सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एडमिन के खर्चे कर रहे हैं, तो वो तो उन पे तो आपको टैक्स काट के, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो पेमेंट करनी है ना, तो वो तो आप कंप्लाइंस करेंगे। इसलिए वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बिजनेस का रिलीफ टू दी एक्सटेंट ऑफ जो एक्सपोर्ट है या जो परचेज करके आप एक्सपोर्ट करेंगे वो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी अगर आप प्री कंडीशन मेट करते हैं, एक्सपोर्ट वाकई करते हैं। अदरवाइज आपको इसकी जो कंप्लायंस है 44(4) की वो करनी पड़ेगी। सो सैफ खान साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मीनवाइल जी सवाल आ गया है मुमताज अहमद साहब को, कह रहे हैं व्हेन बुक शुड बी शेयर्ड सर। मैंने मुमताज साहब ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, मैं तकरीबन कोई 10,000 प्लस लोगों को बुक दे चुका हूँ। अगर आपको बुक चाहिए ठहरे, मैं अभी आपको उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको। जी मैं बुक का लिंक आपको शेयर कर देता हूँ जी, वही मैं कॉपी कर रहा हूँ जी। ये मैं आपको, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया जी आपको। आप यहाँ से बुक जो है वो डाउनलोड 2021 वाली मैं आपको भी कर देता हूँ जी, फेसबुक पे भी ये लिंक है बुक का। आप यहाँ से बुक जो है जी, शौकत मोहम्मद अमीन शेख साहब कह रहे हैं शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनाब हमारे साथ है जी। ये लिंक आप यूज़ करके तो बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जी जनाब। आपका शुक्रिया जनाब। जी जनाब, टाइम पूरा पूरा जी, अब 2 मिनट बाकी हैं। अगर कोई सवाल हो, सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं सर सेंड बुक, मैंने लिंक आपको सेंड कर दी जी, इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लें जी सैयद वकार शाह साहब। और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें, फाइनल मेरी रिक्वेस्ट है जी कि आज के दिन के लिए कि जो चैनल हमारा बना हुआ है, मैंने लिंक अभी आपको दिया है, उसका लिंक आप ले लें मुझसे दोबारा और उसको प्रमोट करने में हमारी मदद करें जनाब। 1 मिनट। जी जनाब, ये लिंक है जी जो मैंने आपको भेज दिया है, इसको प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें। मैं इधर भी भेज देता हूँ जी, ये लिंक है जी हमारा चैनल जो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है और वीडियोज उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है। एक सवाल ले लेते हैं जी, एक और सवाल आया है, कैन एन इंडिविजुअल रिसीव 176 नोटिस व्हेन एन इंडिविजुअल कैन बिकम विद होल्डिंग एजेंट। देखिए पहली बात तो यह है कि 176 का नोटिस आ सकता है, सिलेक्टिव पर्पज के लिए वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और वो जो दूसरा सवाल आपने किया है विद होल्डिंग एजेंट, वो कब बनता है, ये डिपेंड करता है 153 सेक्शन के अंदर कि उन्होंने प्रिस्क्राइब पर्सन को डिफाइन किया हुआ है। जिस भी सेक्शन में आप जाएंगे, अगर वो कहता है एवरी पर्सन, तो वो सारे लोग उसमें आएंगे, इंडिविजुअल कंपनी एओपी और भी उसमें डिफाइंड है। और अदरवाइज उस सेक्शन में वो कहेगा जी एज प्रिस्क्राइब पर्सन जो इसमें डिफाइन किए गए हैं, तो वो उस सेक्शन को आपको जाके पढ़ना पड़ेगा।
कि अगर आप उसमें फॉल कर गए तो तब आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। जैसे सैलरी में वो कहता है जी एवरी पर्सन जो कि लाइबल टू पे सैलरी है, तो कोई भी बंदा जो होगा चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी एओपी है वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। जी जनाब, अगर आपको ये जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। आखिरी सवाल है जी बिलाल साहब का, वो कह रहे हैं सर कैन डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑब्टेन लोन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक अच्छा सवाल है जी आपका। बेसिकली जनरली कंपनी लोन लेती है डायरेक्टर से। अगर आपने डायरेक्टर को लोन देना है तो फिर ये देख ले कि अगर आपके पास अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स होंगे तो वो डिविडेंड ट्रीट हो जाएगा और 10% जो है उस पर या जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा। जी बिलाल साहब जी, आप आज तक के लिए जी इतना ही था। एक और सवाल है जी, मैं ले लूँ फिर इसको क्लोज करते हैं। वो कह रहे हैं फरीद साहब है जी, वो कह रहे हैं सर ए फ्यू डेज बिफोर heard from representative of PPMA Pharma Association that government is going to place pharma sector from exempt supplies to export oriented zero rated. सर एनी अपडेट? देखिए बात यह है कि जब तक उसका लीगल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो तब तक तो वो उधर ही है, क्योंकि अगर वो एग्जाम्प्ट है अभी तक तो इनपुट नहीं मिलता। जीरो रेटेड में जाएंगे तो जहरी बात है फिर परचेज के ऊपर सेल टैक्स अगर वो नहीं लेते DTRE की एग्जम्पशन तो फिर उनको जो सेल टैक्स होगा उसका परचेज पे करना पड़ेगा और इनपुट उसका वो रिफंड मांगेंगे फिर, जैसे एक्सपोर्ट के लिए किया हुआ है। जी जनाब, इमरान सखावत, अगर मोहम्मद फरीद साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। इमरान सखावत साहब कह रहे हैं सर प्लीज टेल अस विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर द सेल टैक्स लर्निंग फॉर फाइलिंग सेल टैक्स रिटर्न। देखिए बुक तो बड़े लोग लिख रहे हैं जी, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि बुक्स के साथ आप लॉ को भी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, इमरान सखावत साहब कह रहे हैं प्लीज़ आंसर सर। सर प्लीज़ आंसर। इमरान सखावत साहब आपका सवाल क्या है? इमरान सखावत साहब सवाल किधर है आपका जिसका जवाब दें? 2 दफ़ा तो आपने लिख दिया, जवाब दें या फिर दोबारा टाइप कर दें। जी जनाब, तो आज के लिए जी बस इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।